हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के रिकैप श्रृंखला के इस नई वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग बीते वर्ष जो भी महत्वपूर्ण विधेयक थे, जो भी महत्वपूर्ण अधिनियम थे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा ये जो प्रोग्राम है एक पूर्वावलोकन है, यानी कि बीते वर्ष इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, चाहे वो विधेयक पेश किया गया हो संसद में या उन विधेयकों को पारित करके अधिनियम के रूप में परिवर्तित कर दिया गया हो, तो उनकी एक झलक हम यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे, जिससे कि एक मोटे मोटे तौर पर आपको बीते वर्ष का आकलन हो जाए कि कौन कौन से महत्वपूर्ण विधेयक और कौन से महत्वपूर्ण अधिनियम आप सभी के लिए परीक्षा उपयोगी होंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि पहला विधेयक या अधिनियम कौन सा था। सबसे पहले हम बात करेंगे महिला आरक्षण अधिनियम 2023 की। यह 106वां संविधान संशोधन अधिनियम था। इसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम भी दिया गया था। इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की जो विधानसभाएं हैं, यहां पर ध्यान रखिएगा कि विधानसभाओं की बात हो रही है, स्टेट असेंबलीज की बात हो रही है, ना कि विधान परिषद की। तो लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबलीज और नेशनल कैपिटल रीजन यानी दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए जो सीटें होती हैं, उसमें 1/3 सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और इसकी के अंतर्गत इसमें SC ST वर्ग की जो भी महिलाएं हैं, उनके लिए भी आरक्षित सीटें शामिल हैं। यहां पर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC की महिलाओं के लिए कोई भी आरक्षण से संबंधित प्रावधान यहां पर शामिल नहीं किया गया। यह ध्यान देने वाली बात है। अब इसी के अंतर्गत थोड़ी अन्य बातों को अगर देखें तो ये कब से शुरू होगा, इसकी अवधि कब होगी। तो सबसे पहले देखिए कि आरक्षण जो है अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद जो आयोजित जनगणना है उसके प्रकाशन के बाद ही प्रभावी होगा। इसके अलावा संसदीय कार्यवाही द्वारा जो निर्धारित संभावित विस्तार के साथ इसकी अवधि जो है 15 साल तक की होगी। वर्तमान में अगर हम बात करें, जो 17वीं लोकसभा अभी वर्तमान में चल रही है, जिसका पीरियड अगर हम देखें अवधि वर्ष 2019 से 24 तक है, तो इसमें कुल सदस्यों में से लगभग 15% महिलाएं शामिल हैं। जबकि राज्य विधानसभाओं की अगर हम बात करें तो इसमें लगभग 9% महिलाएं जनप्रतिनिधि के रूप में शामिल हैं। तो ये इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें रही। अगला देखते हैं डिजिटल इंडिया अधिनियम 2023। इस अधिनियम की एक बात करते हैं तो सबसे पहले ये IT एक्ट 2000 को प्रतिस्थापित कर देगा, यानी कि इसको निरसित करके अब इस अधिनियम को लागू किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से जो प्रावधान है, खास तौर से जो आजकल आप देखें कि ऑनलाइन जो फ्रॉड हो रहे हैं, जो साइबर क्राइम हो रहे हैं, उन सब से निपटने के लिए इसके अंतर्गत बहुत से महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं, जिसमें खासकर ऑनलाइन सुरक्षा, विश्वास एवं जवाबदेही, खुला इंटरनेट सुनिश्चित करने के लिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ब्लॉकचेन जैसी जो भी नई तकनीकें आ रही हैं, उनसे निपटने के लिए, उनको विनियमित करने के लिए प्रमुख तत्वों पर, प्रमुख चीजों पर इसमें ध्यान केंद्रित किया गया है। साथ ही कुछ अन्य प्रावधानों के अंतर्गत हम बात करें तो इस अधिनियम को मिला करके काम किया जाएगा। वो प्रावधान कौन कौन से हैं? तो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, डिजिटल इंडिया अधिनियम नियमावली, राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस नीति और साइबर अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता में किए गए संशोधन सहित अन्य संबंधित कानूनों एवं नीतियों के साथ मिलकर के यह अधिनियम जो है कार्य करेगा। तो ये इसकी फंक्शन की बात है, ये किस तरह से कार्य करेगा, किन कानूनों के साथ, किन नीतियों के साथ मिलकर के काम करेगा। साथ ही वर्ष 2026 के लिए जो डिजिटल इंडिया लक्ष्य रखा गया है, उसके साथ भी इसे संरेखित किया गया है, जिसका उद्देश्य $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था का निर्माण करना और जो भी वैश्विक प्रौद्योगिकी है उनके भविष्य को भी आकार देना है। अब ये तो कुछ प्रावधान रहे। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्यों के अंतर्गत ऐसे नियमों को बनाना जो कि वर्तमान परिदृश्य में जो भी प्रौद्योगिकियां सामने आ रही हैं और साथ ही साथ जो भी प्रौद्योगिकी में बदलाव हो रहा है, उनके अनुरूप नियमों को बनाना और बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप उनको अद्यतन करना भी हो, यानी कि उन्हें मॉडर्नाइज्ड करना भी इसके उद्देश्यों में शामिल किया गया है। साथ ही साथ ऑनलाइन जो भी अपराध हो रहे हैं, उनके लिए जनता को विश्वसनीय और सुलभ तरीके से न्यायिक तंत्र उपलब्ध हो सके, जिससे कि जो उनके अगेंस्ट अपराध हो रहे हैं उनका निराकरण किया जा सके, उसके लिए उन्हें रेमेडीज मिल सके। इसके अलावा नागरिकों को समय पर उपचार प्रदान करना, साइबर विवादों को हल करना और इंटरनेट पर विधि के शासन को लागू करना इसके उद्देश्यों में शामिल है। अगला है दूरसंचार अधिनियम 2023। तो इसे अभी हाल ही में राष्ट्रपति महोदया की मंजूरी मिल गई है और
यह जो है भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 और टेलीग्राफ तार गैर कानूनी कब्जा अधिनियम 1950 को निरस्त करने का प्रयास करता है, प्रावधान करता है। इसके अलावा जो ट्राई अधिनियम है यानी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997, ये इसमें भी संशोधन की बात करता है। संशोधन से संबंधित कुछ प्रावधानों को शामिल किया गया है। इसके क्या प्रमुख प्रावधान हैं उन पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले दूरसंचार से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं उनके लिए प्राधिकरण के गठन की बात करता है। स्पेक्ट्रम के आवंटन की बात करता है, यानी कि स्पेक्ट्रम जो दिए जाते हैं उनकी नीलामी किस तरह से हो उनके रेगुलेशन की बात करता है। सैटेलाइट इंटरनेट आवंटन की भी बात करता है। इससे संबंधित विभिन्न प्रावधान इसमें शामिल है, किस तरह से इसका आवंटन किया जाएगा। यहाँ पर जैसा कि आप सभी को पता है कि हम बहुत ही संक्षिप्त में एक पूर्वावलोकन के तहत इन तमाम चीजों को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। यदि आप यहाँ पर ज्यादा जानकारी चाहते हैं, विस्तार पूर्वक इन तमाम चीजों को जानना चाहते हैं, तो दृष्टि संस्थान की ओर से इन टॉपिक्स पर जो भी वीडियोस गई हैं उनको जाकर के आप देख सकते हैं। इसके अलावा अवरोधन और खोजों की शक्तियां यहाँ पर दी गई हैं। मानक निर्दिष्ट करने के लिए भी शक्तियों का प्रावधान इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। साथ ही एक डिजिटल भारत निधि के गठन की बात की गई है, जो वंचित क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए गठित की जाएगी। इसके अलावा ओटीटी एप्स का विनियमन, आप सभी को पता है कि आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी वेब सीरीज, बहुत सारे प्रोग्राम्स लाए जा रहे हैं, तो उनके रेगुलेशन की भी बात इसके अंतर्गत शामिल की गई है। दूरसंचार सेवाओं की परिभाषा से ओटीटी यानी ओवर द टॉप सेवाओं और एप्स को हटा दिया गया। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। यहाँ पर देखिए कि जो दूरसंचार सेवाएं हैं उनकी परिभाषा से ही इसको हटा दिया गया है। तो यह मुख्य रूप से देखें तो काफी बड़ा बदलाव है। एक तो डिजिटल भारत निधि की बात कर रहा है और ओटीटी एप्स के विनियमन की बात कर रहा है, जिसके तहत इन्हें दूरसंचार सेवाओं की परिभाषा से ही हटा दिया गया है और संबंधित एप्स को भी हटा दिया गया है। अगला प्रावधान देखते हैं। अगला क्या है, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी में महिला कोटा के लिए विधेयक। ये दो विधेयक पेश किए गए संसद में, जो कि अगर देखें तो जो 106वां संविधान संशोधन अधिनियम है, जिसके अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट असेंबलीज में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए 33% सीटों के आरक्षण की बात की गई है। तो उसी को विस्तारित करने के लिए ये दो विधेयक संसद में पेश किए गए थे। तो हाल ही में लोकसभा ने संविधान को 106वें संशोधन अधिनियम 2023 के प्रावधानों को विस्तार करने के लिए दो विधेयक पारित किए। कौन कौन से थे? जो कि संसद एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण वो केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी और जम्मू और कश्मीर तक प्रदान करता है। तो इसी संदर्भ में लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन दूसरा संशोधन विधेयक 2023 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2023 पेश किया गया था। अगला है वन संरक्षण संशोधन अधिनियम। इसके अंतर्गत एक उद्देशिका, एक प्रस्तावना को शामिल किया गया है। इस प्रस्तावना की बात करें तो ये वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने, वर्ष 2030 तक राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान लक्ष्यों को पूरा करने और भारत के जो वन है और वृक्ष जो आवरण है उसको इसकी भूमि के 1/3 भाग तक विस्तारित करने के लिए जो भारत की प्रतिबद्धता है उसको आधिकारिक तौर पर चिन्हित करता है या स्वीकार करता है। कितना यहां पर देख ले कि जो भारत के वन है और वृक्ष आवरण है उसके 1/3 भाग, ये चीज ध्यान रखिएगा, वन 1/3 भाग की बात ये करता है। अब इस अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन सी भूमियां आएंगी उसको भी यहाँ पर डिस्कस किया गया है, तो उसको देख लेते हैं। तो इस अधिनियम के दायरे में आने वाली कौन कौन सी भूमियां होंगी। तो इस संशोधन के अनुसार वन कानून अब विशेष रूप से वन अधिनियम 1927 के तहत वर्गीकृत क्षेत्रों पर और उन क्षेत्रों पर लागू होगा जिन्हें 25 अक्टूबर 1980 को या इसके बाद इस रूप में नामित किया गया था। लेकिन कौन सी ऐसी भूमियां होंगी जो इसके अंतर्गत शामिल नहीं होंगी, तो उसके लिए भी यहाँ पर प्रावधान किया गया है। क्या है कि यह अधिनियम उन वनों पर लागू नहीं होगा जिन्हें 12 दिसंबर 1996 को या उसके बाद गैर वन उपयोग के लिए रूपांतरित किया गया था। ध्यान रखिएगा कि गैर वन उपयोग के लिए उन्हें रूपांतरित कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? 12 दिसंबर 1996 या उसके बाद। तो वहां पर ये जो अधिनियम है, संशोधन अधिनियम है, लागू नहीं होगा, यानी कि ऐसी भूमियां इसके दायरे में नहीं आएंगी। अब इन संशोधनों के उद्देश्य की बात करें तो मुख्य रूप से वन भूमि, निजी वन भूमि, वृक्षारोपण आदि पर अधिनियम के अनुप्रयोग को सुव्यवस्थित करना है। यानी कि ये अधिनियम किस तरह से लागू होगा उसके लिए एक सुशासन, एक व्यवस्था को ले आना है कि जो सुशासित हो, जिससे कि
जो भी पर्पज है वो सर्व हो सके और बहुत ही सुलभता से ये सारे उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके, इसीलिए इस संशोधन को लाया गया था। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला है मध्यस्थता अधिनियम 2023, न्यायपालिका के कार्यभार को सुगम बनाना। यानी कि आप देखिए तो जैसा कि आपको पता ही होगा, भारत में न्यायपालिका के ऊपर काफी ज्यादा बर्डन है, यानी कि वादों की बहुत बड़ी संख्या न्यायपालिका के ऊपर रख दी गई है, या यूं कह ले कि भारत की जनसंख्या को देखते हुए न्यायपालिका में जो भी वाद की सुनवाई होती है वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए मध्यस्थता अधिनियम लाया गया है। क्या इसके प्रावधान है, इसके बारे में बात करते हैं। तो यह अधिनियम मध्यस्थता, विशेष रूप से संस्थागत मध्यस्थता यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मीडिएटर यह की बात कर रहा है, ये को बढ़ावा देने और मध्यस्थता के माध्यम से निपटान समझौतों को लागू करने के लिए एक तंत्र प्रदान करने की मंशा रखता है। यानी कि इस अधिनियम की अगर हम मुख्य रूप से बात करें क्या पर्पज है, तो सबसे पहले तो जैसा कि टाइटल में ही है कि न्यायपालिका के जो फंक्शनिंग है उसको और भी सुलभ बनाना। ये कैसा होगा कि जो भी विवाद है, जो भी वाद है न्यायपालिका में पेंडिंग है, उनको कम किया जा सके। तो इसी के लिए मध्यस्थता अधिनियम को लाया गया है, जिसके अंतर्गत एक मीडिएटर होगा जो कि दोनों पक्षों की बातों को सुन करके फैसला देगा, और यह फैसला दोनों पक्षों के ऊपर बाध्यकारी होगा, और ये आउट ऑफ द कोर्ट होगा, यानी कि न्यायालय के बाहर ही ये मध्यस्थता की जाएगी। और ये मध्यस्थ जो इसमें अपॉइंट किए जाएंगे वो ऐसे होंगे कि जो बिना पक्षपात के कोई भी डिसीजन लेने में सक्षम हो। इसीलिए यहाँ पर संस्थागत मध्यस्थता की भी बात की गई है। अब मध्यस्थता क्या होती है इसको समझ लेते हैं। मध्यस्थता एक स्वैच्छिक, यहाँ पर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि मध्यस्थता संबंधित जो भी वादों का निपटान यहाँ पर किया जाएगा यह स्वैच्छिक होगा, यानी कि जो संबंधित पार्टियां होंगी उनके ऊपर कोई दबाव नहीं होगा, वो अपने स्वविवेक से अपनी इच्छा के अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत अपने वादों का निपटान करवाना चाहेंगे, तभी इस तरह की मध्यस्थता उन्हें उपलब्ध हो सकेगी। और ये एक बाध्यकारी भी है, ऐसा नहीं कि इसके दिए गए जो भी फैसले होंगे कि कोई भी पार्टी अगर उससे संतुष्ट ना हो तो वो कह दे कि नहीं, ये इस फैसले को हम नहीं मानते हैं और हम न्यायालय के थ्रू ही इसका फैसला चाहते हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं वो, यानी कि ये बाध्यकारी होगा। इसमें एक निष्पक्ष और तटस्थ मध्यस्थ विवादित पक्षों को समझौते तक पहुंचने में मदद करता है। अगला है देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार। देश की आपराधिक न्याय प्रणाली को सुधारने के लिए, उसमें कुछ चेंजेस लाने के लिए, जो कि वर्तमान परिदृश्य में काफी जरूरी थे, काफी आवश्यक थे, तो इसी को ध्यान में रखते हुए 3 विधेयक पेश किए गए। वो कौन कौन से विधेयक है उनके बारे में बात करते हैं। तो भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 जो कि भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लेगी। इसके अलावा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 जो कि सीआरपीसी 1898 का स्थान लेगा। सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इसके अलावा भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 जो साक्ष्य अधिनियम 1872 को रिप्लेस करेगा। तो ये 3 विधेयक पेश किए गए थे। किन किन को रिप्लेस करेगा यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। आइए थोड़ा सा इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं। तो भारतीय दंड संहिता की बात करें, भारतीय दंड संहिता 1860 जो है ये एक आपराधिक संहिता है जो वर्ष 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 1834 में स्थापित पहले कानून आयोग, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि पहला कानून आयोग कब स्थापित किया गया था, 1834 को। तो इसी के अंतर्गत ये आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता जो है 1860 से लागू की गई। इसके बाद सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात करें तो ये आपराधिक कानून के प्रशासन के लिए प्रक्रियाओं के बारे में बात करता है। तो इसे वर्ष 1973 में अधिनियमित और 1 अप्रैल 1974 से प्रभावी माना जाता है। इसके बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो मूल रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान वर्ष 1872 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा भारत में पारित किया गया था और ये तभी से प्रभावी है। तो इनके बदलाव की बात की गई है इन तीनों विधेयक के माध्यम से और संसद में ये पारित भी हो गए हैं। चलिए अगला देखते हैं, डाकघर विधेयक 2023। इसका प्रमुख उद्देश्य है कि 125 वर्ष पुराने भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 को निरसित करना और इसके अंतर्गत केंद्र सरकार का जो एक विभागीय उपक्रम है भारतीय डाक, इसका विनियमन करना, यानी कि इसको रेगुलेट करना, विनियमित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसी के अंतर्गत आपातकालीन अथवा सार्वजनिक सुरक्षा के हितों में या किसी भी उल्लंघन की घटनाओं पर केंद्र को किसी भी वस्तु को रोकने,
खोलने अथवा हिरासत में लेने एवं सीमा शुल्क अधिकारियों को सौंपने का अधिकार होगा। यानी कि यहाँ पर केंद्र सरकार को काफी ज्यादा अधिकार दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत कोई भी ऐसी स्थिति होती है कि जो कि आपातकालीन सिचुएशन हो या सार्वजनिक सुरक्षा का हित इसके साथ संलग्न हो या कोई भी किसी भी कानून का उल्लंघन हो रहा है, तो केंद्र सरकार के पास यह शक्ति होगी इस अधिनियम के अंतर्गत कि किसी भी वस्तु को रोकने, खोलने या उसे हिरासत में लेने की शक्ति इसके अंतर्गत केंद्र सरकार के पास होगी और वह उसे सीमा शुल्क अधिकारियों को सौंप सकती है। इसका प्रावधान इस विधेयक के अंतर्गत किया गया है। इनमें मुख्य बातें अगर देखें तो किसी भी डाक अधिकारी की बात अगर हम करें तो किसी भी वस्तु को अंतर्रुद्ध कर सकता है, उसके पास यह अधिकार दिया जाएगा इस कानून, इस विधेयक के अंतर्गत। डाकघर को दायित्वों से छूट होगी। अब यहाँ पर छूट का क्या मतलब है कि कोई भी सामान है उसकी डिलीवरी में कोई देरी होती है या उसमें कोई रख रखाव में खराबी हो जाती है, तो डाकघर अधिकारी को इसमें दायित्व से छूट प्रदान की गई। हालांकि कुछ ऐसे मामले भी हैं जहां पर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, लेकिन उसके अंतर्गत जो सामान्य अगर हम बात करें जो चीजों का आवाजाही है, उस मामले में इन्हें इसके दायित्व से छूट दी गई है। दोष और दंडों की समाप्ति भी इसी प्रावधान के अंतर्गत, इसी विधेयक के अंतर्गत मुहैया कराई गई है। तो इसमें यह विधेयक 1898 अधिनियम के तहत सभी दोष और दंडों को समाप्त करता है। लेकिन यहाँ पर कुछ दोष और दंडों की भी बात की गई है। इसके बारे में डिटेल से यदि आप जानना चाहते हैं तो जो भी वीडियोस गई हुई हैं वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण बातों को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि समय की मांग ही यही है, क्योंकि कम समय में हमें ज्यादा जानकारी आप सभी को देना है, पूरे वर्ष का रिकैप दिखाना है, तो हम बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ पर प्रत्येक स्टेप पर चर्चा नहीं कर पा रहे। तो मुख्य बातों को आपके सामने यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है, जिससे कि आप सभी एक वर्ष 2023 की झांकी देख सके कि किन किन चीजों में बदलाव आया है, कौन से विधेयक प्रस्तुत किए गए हैं, कौन से अधिनियम लाए गए हैं। ठीक है, तो ज्यादा जानकारी के लिए तमाम जो वीडियोस गई हैं दृष्टि संस्थान की ओर से आप उन्हें देख सकते हैं। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चेंज है कि पहली बार निजी कुरियर सेवाओं को इसके अंतर्गत लाया गया है। इस दायरे में ला करके उन्हें नियंत्रित करने का प्रावधान इस विधेयक में शामिल किया गया है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है प्रेस नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक 2023। तो लोकसभा ने प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1867 को निरसित करते हुए इसको पारित कर दिया है। यह विधेयक अगस्त 2023 में राज्यसभा द्वारा पहले ही पारित हो गया था। यानी कि अगर हम बात करें तो संसद के द्वारा इस विधेयक को पारित कर दिया गया है और राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिलने के बाद इसे अधिनियम के रूप में पारित कर दिया जाएगा, यानी कि यह एक्ट बनकर के हमारे सामने आ जाएगा। अब इसमें क्या प्रावधान किया गया है, तो मुख्य रूप से पत्रिकाओं के रजिस्ट्रीकरण का प्रावधान किया गया है, जिसमें सार्वजनिक समाचार या सार्वजनिक समाचार पर टिप्पणियों वाला कोई भी प्रकाशन शामिल है। यानी कि सार्वजनिक कोई भी समाचार है या सार्वजनिक समाचारों पर कोई भी टिप्पणी करने वाला प्रकाशन है तो उसे इस विधेयक के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण यानी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ऐसा प्रावधान इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। साथ ही साथ आवधिक प्रकाशकों को प्रेस रजिस्ट्रार जनरल और निर्दिष्ट स्थानीय प्राधिकरण के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण में सक्षम बनाता है। यानी कि यहाँ पर देखें तो ऑनलाइन के जरिए भी रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, जो कि अगर हम बात करें तो कम समय में रजिस्ट्रीकरण की प्रावधान करता है। यानी कि कम समय में ऑनलाइन के जरिए ही प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है, जिससे कि लोगों को आसानी से रजिस्ट्रीकरण की सेवाएं मिल सके। इसके अलावा आतंकवाद या राज्य सुरक्षा के खिलाफ कार्रवाई के दोषी किसी भी व्यक्ति को इसमें अवरुद्ध किया गया है कि वह किसी भी प्रकार की पत्रिका का प्रकाशन नहीं कर सकता है। भारत के भीतर जो भी विदेशी पत्रिकाएं छप रही हैं तो उनके मुद्रण के लिए केंद्र सरकार से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है। ऐसी पत्रिकाओं के पंजीयन के लिए विशिष्ट प्रोटोकॉल की रूपरेखा तैयार की जाएगी। ये प्रावधान भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस से संबंधित घोषणाएं अब जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई घोषणाओं की आवश्यकता से हटकर प्रेस महारजिस्ट्रार को ऑनलाइन जमा की जा सकती है। तो ये भी महत्वपूर्ण चेंज इसके अंतर्गत किया गया है। तो ये रही आज की वीडियो की प्रमुख बातें, और इसी श्रृंखला के अंतर्गत जो हमारी अगली वीडियो होगी वो वर्ष 2023 में जो प्रमुख शिखर सम्मेलन थे उनके ऊपर होगी। तो इस वीडियो को भी देखना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।